ये फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का फाइनल रिवीजन का लेक्चर है। सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखें जी। डिफरेंट डेफिनेशंस मैंने मेंशन करी हुई डिफरेंट इंस्टीट्यूट और ऑथर्स की। सिंपल डेफिनेशन आप एक याद कर सकते हैं। अकाउंटिंग इज़ द टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अ साइंटिफिक वे। और भी डेफिनेशन आप कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर थ्योरी का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है जी, एसेट इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। आपने एसेट की डेफिनेशन मेंशन की, लायबिलिटी की डेफिनेशन मेंशन की, ओनर्स इक्विटी की डेफिनेशन मेंशन की। उसके बाद हम एग्जाम्पल लिख देंगे कि अगर एक ऑनर इन्वेस्ट करे 1000 रुपीज़ कैश, तो डबल एंट्री अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के एक्सपेक्ट से कैश 100,000 एसेट होगा और इन्वेस्टमेंट जो है वो 100,000 ओनर सिक्योरिटी हो जाएगी। लायबिलिटी कोई डिस्कस नहीं हुई यहाँ पे। तो देख लें, एसेट भी 100,000 और ओनर सिक्योरिटी भी 100,000, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से ये दोनों साइड्स बराबर हैं। फिर नेक्स्ट में हम देखें, हमने लिखा है कि अगर ऑनर जो है वो बोरो करे 50,000 कैश, तो देखें कैश एज एन एसेट इंक्रीज़ करेगा और बोरिंग जो है वो 50,000 लायबिलिटी को इंक्रीज़ करेगी। तो अब ये जहन में रखें, एसेट पहले आपके पास 1000 थे, 50,000 आपने बोरो किया तो 150,000 हो गया। ओनर सिक्योरिटी 100,000 था, लायबिलिटी आपने 50,000 इंक्रीज़ की तो टोटल आपके पास 150,000 आ गया। अगर आपके पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आ जाए तो आप पहले डेफिनेशन मेंशन करेंगे, फिर आप बता देंगे जो लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड करेंगे वो डेबिट साइड होगी और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहेंगे। ये देख लें जी, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं कि अगर इंक्रीज़ करेगा एसेट तो डेबिट साइड पे और डिक्रीज़ करेगा तो क्रेडिट साइड पे। यही एक्सपेंस के लिए लिखा जाएगा। लायबिलिटी में इंक्रीज़ करेंगे लायबिलिटी तो रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड पे, डिक्रीज़ होगा तो डेबिट साइड पे, और यही बात रेवेन्यू और इक्विटी में भी लिखी जाएगी। आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एसेट एक्सपेंस इंक्रीज़ पे डेबिट और डिक्रीज़ पे क्रेडिट, ओनर्स इक्विटी लायबिलिटी और रेवेन्यू इंक्रीज़ पे क्रेडिट और डिक्रीज़ पे डेबिट। ये अकाउंटिंग साइकिल की डेफिनेशन है जी। ये अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स हैं। अगर किसी को ये क्वेश्चन याद नहीं है तो हेडिंग के नेम ही एटलीस्ट याद कर ले कि अगर ये क्वेश्चन आए तो आप ब्लैंक ना हो। तो आप अकाउंटिंग की क्वेश्चन की सिर्फ डेफिनेशन कर लें और सिर्फ हेडिंग के जो नाम हैं उनको याद कर लें। आइडेंटिफाई एंड एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, इस तरह से तमाम हेडिंग के नाम याद कर लें। अब ये आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन के प्लस माइनस ज़ीरो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, तो अब आप शुरू की तीनों को देखें जी। मिस्टर माजिद इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस, रिसीव कमीशन इन कैश फॉर सर्विस रेंडर्ड, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट एट मोर देन कॉस्ट। इन तीनों के अंदर एसेट भी बढ़ेगा और ओनर सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, सीरियल नंबर मेंशन करेंगे, जो ट्रांजैक्शन गिवन है वो मेंशन करेंगे और देख लें एसेट भी बढ़ रहे हैं, ओनर सिक्योरिटी भी बढ़ रही है, तो दोनों साइड प्लस और लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो 0-0। ट्रांजैक्शन 4, 5, 6 को देखें जी। सोल्ड पीस ऑफ लैंड बिलो इट कॉस्ट, ओनर्स विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़, या पेड सेल लीज एक्सपेंस। इन तीनों के अंदर एसेट कम होंगे और ओनर सिक्योरिटी भी कम होगी। एसेट कम हो गए माइनस, ओनर सिक्योरिटी कम हो गई माइनस, लायबिलिटी पे कोई नहीं फ़र्क नहीं पड़ा 0-0। 7, रिसीव फीस इन एडवांस, बोरो मनी फ्रॉम बैंक, परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। इन तीनों में एसेट बढ़ रहे हैं और लायबिलिटी भी बढ़, इन तीनों में देख लें एसेट भी बढ़ रहे हैं प्लस प्लस, लायबिलिटी भी बढ़ रही है प्लस प्लस, ओनर सिक्योरिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा 0-0। 10 और 11 देखें जी। रिटर्न सम ऑफ द इक्विपमेंट प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट या पेड सप्लायर्स बाय चेक। दोनों में लायबिलिटी भी कम हो रही है और एसेट भी कम हो रहे हैं।
तो देख लें एसेट और लायबिलिटी दोनों में माइनस माइनस लिख दिया, ओनर्स इक्विटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो 0 0। 12 पेड इंश्योरेंस इन एडवांस, 13 ओपन बैंक अकाउंट, 14 डिपॉजिट कैश और चेक इनटू द बैंक, 15 कलेक्ट एंड अकाउंट रिसीवेबल। इन चारों एंट्रियों में एसेट बढ़ रहे हैं और एसेट कम हो रहे हैं सेम अमाउंट से, तो एसेट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लायबिलिटी और इक्विटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो तीनों कॉलम में 0 0 आएंगे। आप चेक कर लें जी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन के प्लस माइनस के क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन मेंशन है सारे, ये इनके आंसर हैं। लायबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है, एसेट गिवन है, ओनर्स इक्विटी गिवन है, फार्मूला मेंशन कर लें, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। और एक बात जहन में बिठा लें कि जो आपके पास अगर ओनर्स इक्विटी का जिक्र होगा तो फार्मूले में ओनर्स इक्विटी आ जाएगा, कैपिटल होगा तो कैपिटल आ जाएगा। अब आप गौर से देख लें, एसेट की वैल्यू आपके पास गिवन थी, लायबिलिटी की वैल्यू गिवन थी, इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, आपके पास ओनर्स इक्विटी और एसेट के अमाउंट को डिफरेंस करके आपने लायबिलिटी फाइंड आउट कर ली। एसेट फाइंड आउट करने, लायबिलिटी भी गिवन है, ओनर्स इक्विटी भी गिवन है, दोनों की वैल्यू पुट की, ऐड किया, आपके पास एसेट आ। ओनर्स इक्विटी फाइंड आउट करना है, एसेट भी पता है, लायबिलिटी भी पता है, एसेट की वैल्यू रखी है आपने, लायबिलिटी की वैल्यू रखी, यहाँ प्लस था, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ओनर्स इक्विटी आ जाएगा। अब नेक्स्ट फार्मूला, रेवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम। अगर इनका जिक्र होगा तो फार्मूला होगा नेट इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। जो दो वैल्यू गिवन है उसको आपने पुट किया है, नेट इनकम 30,000, एक्सपेंसेस 120,000, यहाँ माइनस था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 150,000 रेवेन्यू आ गया। नेक्स्ट देख लें, इनकम, रेवेन्यू और एक्सपेंस का जिक्र है, वही फार्मूला यूज़ होगा। रेवेन्यू आपके पास पता है 250, एक्सपेंस पता है 215,000, माइनस कर लेंगे तो नेट इनकम आ गया 35,000। नेक्स्ट देख लें जी, एक्सपेंस, रेवेन्यू और नेट इनकम का जिक्र है, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। नेट इनकम 15,000 गिवन है, रेवेन्यू 98,000 गिवन है, एक्सपेंस फाइंड आउट करना है, एक्सपेंस यहाँ माइनस था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 15,000 यहाँ प्लस था, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 98,000 में से 15,000 माइनस करेंगे 83,000 अमाउंट आ जाएगा। अब थर्ड फार्मूला यूज़ होगा, एक्सपेंस, रेवेन्यू और नेट लॉस का अगर जिक्र होगा तो देख लें जी, नेट इनकम का फार्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, नेट लॉस का फार्मूला होता है एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। उसी तरीके से ये फाइनल रिवीजन है तो इसलिए मैं हर पॉइंट को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। नेक्स्ट फार्मूला, सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट का अगर जिक्र होगा तो ग्रॉस लॉस का जिक्र होगा तो फार्मूला होगा ग्रॉस लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स रेवेन्यू। अगर ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता तो सेल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेसिक मैथ अप्लाई होगी यहाँ पे, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देख लें जी, ये नेक्स्ट फार्मूला जो मैं अभी आपसे ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 10,000 है, जब ग्रॉस प्रॉफिट की बात होगी तो फार्मूला सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, और जब ग्रॉस लॉस की बात होगी तो फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स रेवेन्यू होगा। ये 2022 का क्वेश्चन है जी। इंक्रीज इक्विपमेंट, डिक्रीज ओनर्स इक्विटी, डिक्रीज नोट्स पेबल, इंक्रीज सेल, इंक्रीज रेंट एक्सपेंस। आपको यूज ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बताना है। तो देखें जी, इक्विपमेंट एसेट है, बढ़ने पे डेबिट, ओनर्स इक्विटी कम होने पे क्रेडिट, नोट्स पेबल लायबिलिटी है, कम होने पे डेबिट, सेल्स रेवेन्यू है, बढ़ने पे क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट। ये 2017 का क्वेश्चन है जी। ओनरशिप कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट, ऑफिस सप्लाईज एसेट हैं, कम होने पे क्रेडिट, नोट्स पेबल लायबिलिटी है, कम होने पे डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, बढ़ने पे क्रेडिट, ऑफिस फर्नीचर एसेट है, बढ़ने पे डेबिट, ओनर्स कैपिटल कम होने पे डेबिट। ये 2012 रेगुलर का सवाल है जी। आपके पास गिवन है, आपको बताना था कि इनमें से कौन सा एसेट है, कौन सा लायबिलिटी और कौन सी इक्विटी। जो रेड कलर से आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे एसेट हैं, जो ग्रीन कलर से नज़र आ रहे हैं कैपिटल वो ओनर्स इक्विटी का पार्ट है, और जो ब्लू कलर से नज़र आ रहे हैं वो आपके पास लायबिलिटी है। लायबिलिटी की सिंपल पहचान याद रखिएगा, अकाउंट्स पेबल या सेलरीज पेबल यानी कि सिंपल पेबल का वर्ड हो, अनअर्न्ड का वर्ड हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, ये कॉमन लायबिलिटीज हैं। ये आपने इसका क्वेश्चन का आंसर मेंशन कर दिया जी। 2003 की रेगुलर के क्वेश्चन में भी देख लें, एसेट लायबिलिटी और एक्सपेंस, इनकम और ओनर्स इक्विटी मेंशन करनी थी। तो देख लें जी, जो रेड कलर से है वो आपके पास एसेट है, अनएक्सपायर इंश्योरेंस मींस प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है,
ड्राइंग कॉन्ट्रा इक्विटी होती है। कैपिटल इक्विटी, कैपिटल को हम इक्विटी कहते हैं और ड्राइंग को कॉन्ट्रा इक्विटी कहते हैं। सेल्स रेवेन्यू होता है, सेल डिस्काउंट कॉन्ट्रा रेवेन्यू होता है, और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास लायबिलिटी होती है। ये हमने इनके आंसर को मेंशन कर दिया। एसेट डेबिट होते हैं, सेल डिस्काउंट कॉन्ट्रा इनकम या कॉन्ट्रा रेवेन्यू है। तो सिंपल सा देख लें जी, रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट होती है तो कॉन्ट्रा रेवेन्यू की नेचर डेबिट हो जाएगी। एसेट डेबिट, ड्राइंग कॉन्ट्रा इक्विटी है इसलिए नेचर डेबिट हो गई। अगर कैपिटल होता तो ओनर्स इक्विटी लिखते नेचर ऑफ अकाउंट में, और उसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट में लिखते। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, बैलेंस क्रेडिट में आएगा। ये 2003 रेगुलर का सवाल है, आपको ट्रू फॉल्स बताने थे। तो इसमें चेक कर लें जी, जितने ग्रीन कलर हैं वो ट्रू हैं और जो रेड कलर हैं वो फॉल्स हैं। ऐसे इसके आंसर लिखना था आपने। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें। ये 1998 का क्वेश्चन है, ये 1995 का क्वेश्चन है। आपको ट्रांजैक्शन बतानी है। इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, तो आप इसको सिंपल कैश इन्वेस्टमेंट या स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। इंक्रीज एसेट, इंक्रीज लायबिलिटी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट या बोरो कैश फ्रॉम बैंक लिख सकते हैं। इंक्रीज एन एसेट एंड डिक्रीज अनदर एसेट, ओपन अ बैंक अकाउंट या परचेज कंप्यूटर ऑन इक्विपमेंट ऑन कैश लिख सकते हैं। इंक्रीज वन एसेट, डिक्रीज अनदर एसेट एंड इंक्रीज लायबिलिटी, तो इसमें आप लिख सकते हैं परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट एंड ऑन कैश। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़िएगा जी। अब आप इधर देखें, कैश बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो सिंपल हम क्या लिख देंगे, इन्वेस्ट कैश 50,000 इन बिजनेस। कैश कम हो रहा है, सप्लाईज बढ़ रही हैं, तो हम क्या लिख देंगे, परचेज सप्लाईज ऑन कैश। इक्विपमेंट बढ़ रहा है, अकाउंट्स पेबल बढ़ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। कैश कम हो रहा है, अकाउंट्स पेबल कम हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, पेड 5,000 टू सप्लायर, या पेड 5,000 अकाउंट्स पेबल। इक्विपमेंट कम हो रहा है, अकाउंट्स पेबल कम हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, रिटर्न क्रेडिट परचेज इक्विपमेंट टू सप्लायर, या सिंपल रिटर्न क्रेडिट परचेज इक्विपमेंट। कैश कम हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है, तो हम सिंपल क्या लिख देंगे, विड्रॉ 4,400 फॉर पर्सनल यूज़। 2002 रेगुलर में भी ऐसा सवाल है जी, और से देखिएगा। कैश बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस। कैश बढ़ रहा है, ऑफिस सप्लाईज बढ़ रही हैं, ठीक है जी, सॉरी 30,000 में से कैश 800 कम हो गया, ऑफिस सप्लाईज 2,000 बढ़ गई और अकाउंट्स पेबल 1,200 बढ़ गया। तो आप लिख देंगे परचेज ऑफिस सप्लाईज 2,000, 800 कैश एंड 1,200 अकाउंट्स पेबल। अब आप इधर गौर से देखिएगा, 29,200 के बाद कैश रह गया 11,200, यानी कि 18,000 का कैश कम हो गया, 2,000 से सप्लाईज बढ़ गई और 18,000 से फर्नीचर बढ़ गया और 1,200 से अकाउंट्स पेबल कम हो गया। तो आप सिंपल क्या लिख देंगे, परचेज ऑफिस फर्नीचर 18,000 ऑन कैश। दोबारा देख लें जी, मैं इसमें थोड़ी सी रीडिंग में मिस्टेक कर गया। कैश का अमाउंट कम हो रहा है 18,000 और सिर्फ ऑफिस फर्नीचर का अमाउंट बढ़ रहा है 18,000, तो परचेज ऑफिस फर्नीचर 18,000 ऑन कैश। अब यहाँ देखें आप, अकाउंट्स रिसीवेबल का अमाउंट बढ़ रहा है, और कैपिटल का अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे सोल्ड गुड्स 2,400 ऑन अकाउंट। कैश का अमाउंट 3,000 से कम हो रहा है, ऑफिस सप्लाईज 1,400 से बढ़ रही हैं, ऑफिस फर्नीचर 1,600 से बढ़ रहा है,
तो हम क्या लिख देंगे, परचेज ऑफिस सप्लाईज 1400 एंड ऑफिस फर्नीचर 1600 ऑन कैश। इस सवाल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ये जनरल मैंने आपको ब्रीफली बना दिया जी, इसको एक दफ़ा प्रॉपर रीड कर लिएगा। ये जनरल की मैंने प्रॉपर एक रिवीजन किट बना दी है कि इन्वेस्ट कैश में कैश डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। इसमें तमाम एंट्रियाँ मैंने बना दी, इसको तमाम एंट्रीज़ को अच्छे से पढ़ लें जी। मैं बहुत स्लो स्क्रीन को मूव कर रहा हूँ जी, इसको अच्छे से पढ़ लें तमाम एंट्रीज़ को। ये पेज आपके पास समझिए कि पूरी अकाउंटिंग की रिवीजन है जनरल की। ये 2017 का क्वेश्चन है जी। मिस्टर मोहम्मद हसन खान स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट 300,000, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट, फर्नीचर डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, परचेज कंप्यूटर 20,000 ईच, तो ये 40,000 का अमाउंट हो गया। कंप्यूटर को इक्विपमेंट कहते हैं, इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट एंड ऑन कैश, परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल कैश क्रेडिट, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, पेड सेल लीज 40,000 बाय चेक, 15,000 इन बैलेंस इन कैश, तो कैश 25,000 हो गया। सेल लीज एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कैश क्रेडिट। ये 2015 का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से नोट कर लें। इन्वेस्ट कैश 120,000 एंड शॉप इक्विपमेंट 80,000, एंट्री बन जाएगी कैश डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट, कैश डेबिट शॉप इक्विपमेंट डेबिट कैपिटल क्रेडिट, पेड शॉप रेंट फॉर द मंथ 10,000। ये ध्यान में रखिएगा, दिसंबर 3 को हम अगर शॉप रेंट पे कर रहे हैं तो ये एडवांस रेंट है। एडवांस रेंट को हम कहते हैं प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। रिसीव रिपेयर इनकम 20,000, कैश डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट, रेंडर सर्विसेज ऑन क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट, पेड सेल लीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, रिसीव कैश ऑन अकाउंट कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, रेंडर सर्विसेज फॉर कैश कैश डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट। ये 14 रेगुलर है जी। इन्वेस्ट 5 लाख कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ओपन बैंक अकाउंट बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, परचेज गुड्स को मर्चेंडाइज कहते हैं, परचेज के नाम से लिखेंगे, ऑन क्रेडिट 45,000 एंड कैश 33,000, 78,000 से परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल और कैश क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट एंड कैश डेबिट 23,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 55,000 और सेल क्रेडिट 78,000। पेड इंश्योरेंस थ्रू चेक, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। परचेज कंप्यूटर को इक्विपमेंट कहते हैं, इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। जब कोई भी मेंशन ना हो, कैश और क्रेडिट की नेचर और नेम भी मेंशन ना हो, तो ये कैश होगा, कैश डेबिट इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। रिसीव कमीशन इन एडवांस थ्रू चेक, एडवांस कमीशन को अनंड कहते हैं। जब हम चेक रिसीव करते हैं तो उसको कैश कहते हैं। कैश डेबिट अनंड कमीशन क्रेडिट। एंट्रीज को अच्छे से देख लें। इशूड चेक 44,500 ये क्रेडिट, अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स आप सेटल कर रहे हैं, अकाउंट्स पेबल 45,000 डेबिट और 500 से आपके पास परचेज डिस्काउंट आ जाएगा। ये आपके पास लेजर का सवाल है जी 2015 का। बैंक ऑफिस सप्लाईज ऑफिस इक्विपमेंट, ये 3 एसेट हैं, इन तीनों को ऐड करें, एडवर्टाइजिंग पेबल लायबिलिटी से माइनस करें तो कैपिटल आ जाएगा। चेक कर लें जी। टोटल एसेट ऐड करें आपने
एक ही लायबिलिटी है, उससे माइनस कर दिया आपने, तो आपके पास कैपिटल का अमाउंट आ गया। अब आप रफली एंट्री बना लें। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। रिटर्न ऑफिस इक्विपमेंट, अकाउंट्स पेबल डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट। इशूड चेक फॉर अकाउंट्स पेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। जब रिसीव चेक करते हैं तो कैश लिखते हैं, जब पेमेंट करते हैं चेक की तो डायरेक्ट बैंक लिखते हैं। रिसीव कंसल्टिंग फीस एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, और फौरन उसी वक्त हमने बैंक में जमा करा दिया, तो अब डायरेक्ट लिखेंगे बैंक डेबिट सर्विस इनकम कंसल्टिंग फीस क्रेडिट। इशूड चेक एडवर्टाइजिंग पेबल के अगेंस्ट, तो एडवर्टाइजिंग पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। अब आप ये ध्यान में रखें, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो ट्रायल बैलेंस के लिए आपको पहले टी अकाउंट बनाने होंगे। अब मैं आपको सिर्फ एक ऑफिस इक्विपमेंट का टी अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, जो उसमें डिस्कस कर रहा हूँ। बने हुए सारे हैं, आप उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ऑफिस इक्विपमेंट 32,000 है। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट होता है, इसलिए नेचर वाइज डेबिट हो गया जी, आपने डेबिट में लिख दिया 32,000। अब पहली एंट्री में देखें, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट है 10,000, आपने डेबिट में लिख दिया 10,000। नेक्स्ट एंट्री में ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट है 2,000, आपने क्रेडिट में लिख दिया 2,000। अब क्रेडिट में 2,000 है और डेबिट में 42,000 है, तो दोनों में जो बड़ा अमाउंट है 42,000 वो आप दोनों के बिल्कुल एंड में लिख देंगे, और 42 और 2,000 में जो डिफरेंस है उसको लोअर साइड पे लिख देंगे बैलेंस शीट के नाम से, और यही नेक्स्ट टाइम का आपका बैलेंस बीडी बन जाएगा। एक मैं आपको बैंक का भी बना के दिखा रहा हूँ, देख लें जी। बैंक का ओपनिंग बैलेंस 220,000 था, एसेट है, आपने डेबिट में लिख दिया। पहली एंट्री में बैंक नहीं, दूसरी एंट्री में बैंक नहीं, तीसरी एंट्री में देख लें जी, बैंक क्रेडिट है 5,000, आपने बैंक क्रेडिट लिख दिया 5,000। नेक्स्ट एंट्री में बैंक डेबिट है 1,900, आपने बैंक डेबिट में लिख दिया 1,900। नेक्स्ट एंट्री में बैंक क्रेडिट है 1,500, आपने बैंक क्रेडिट में लिख दिया 1,500। आप इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे 221,900 आ जाएगा, और इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे 6,500 आ जाएगा, तो जो बड़ा अमाउंट है वो 221,900 आ गया, आपने दोनों तरफ लिख दिया। इन दोनों का जब डिफरेंस लिया 221,900 में से 6,500 का जब आप डिफरेंस लेंगे तो जो लोअर साइड पे आया वो आपने लिख दिया बैलेंस शीट, और यही नेक्स्ट टाइम आपका बैलेंस बीडी बन गया। इसी तरह से आपने एडवर्टाइजिंग पेबल, अकाउंट्स पेबल, कंसल्टिंग फीस का बनाया, और जो सबके एंडिंग बैलेंस आए वो आप लिखते रहे। ये हो गया ट्रायल बैलेंस। इस सवाल को बहुत अच्छे से देखिएगा जी। आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, एंट्रीज भी बना के दी हुई है, सिर्फ कैश का बनाना है। अब आप और से देखें, कैश का ओपनिंग बैलेंस 64,000, आपने लिख दिया बैलेंस 64,000। पहली एंट्री में कैश क्रेडिट है 14,000, आपने लिख दिया क्रेडिट में 14,000। दूसरी एंट्री में कैश क्रेडिट है 7,500, आपने लिख दिया 7,500। तीसरी एंट्री में कैश डेबिट है 12,000, आपने लिख दिया कैश 12,000। नेक्स्ट एंट्री में कैश नहीं है, लास्ट एंट्री में कैश क्रेडिट है 14,000, आपने लिख दिया 14,000। 64,000 और 12,000 को ऐड करेंगे 76,000, 14,000, 7,500 और 14,000 को ऐड करेंगे तो 35,500। बड़ा अमाउंट 76,000 है, दोनों तरफ लिख देंगे आप। 76,000 और 35,500 का जो डिफरेंस है वो 40,500 आ गया, जो लोअर साइड पे वहाँ पे आपने लिख दिया बैलेंस शीट, और यही नेक्स्ट टाइम आपका बैलेंस बीडी बन गया। अकाउंट्स पेबल का बनाना है। अकाउंट्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस 20,000 है। अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी होता है, इसलिए आपने लायबिलिटी में लिख दिया 20,000। पहली एंट्री में देख लें, अकाउंट्स पेबल डेबिट है 14,000, आपने अकाउंट्स पेबल लिख दिया 14,000। सेकेंड एंट्री में अकाउंट्स पेबल क्रेडिट है 10,000, आपने अकाउंट्स पेबल लिख दिया 10,000 क्रेडिट में। थर्ड एंट्री में अकाउंट्स पेबल नहीं है। फोर्थ एंट्री में अकाउंट्स पेबल है 2,800 डेबिट में, आपने डेबिट में लिख दिया 2,800। फिफ्थ एंट्री में अकाउंट्स पेबल नहीं है। 14,000 और 2,800 को ऐड करेंगे तो 16,800। 20,000 10,000 को ऐड करेंगे 30,000, बड़ा अमाउंट 30,000 है, दोनों तरफ लिख देंगे।
30,000 और 16,800 का डिफरेंस लेंगे तो 13,200 आएगा। जो लोअर साइड होगी वहाँ पे बैलेंस सी डी लिख देंगे और यही नेक्स्ट टाइम का बैलेंस बी डी बन जाएगा अपोजिट साइड पे। अब आप चेक कर लें, कैश के टी अकाउंट में जो डिफरेंस आ रहा था वो क्रेडिट में आ रहा था, हमने बैलेंस सी डी लिखा और ये नेक्स्ट टाइम का डेबिट में बैलेंस बी डी बन गया। अकाउंट्स पेबल में जो डिफरेंस आ रहा था वो डेबिट में आ रहा था, आपने सी डी लिखा और यही नेक्स्ट टाइम के आपने क्रेडिट में लिख दिया बी डी के नाम से। ये सवाल है जी 14 प्राइवेट का। इसमें आपको देखें कुछ टाइटल ऑफ अकाउंट गिवन है, सबके अमाउंट पता है, सिर्फ आपके पास कैश का अमाउंट नहीं है। ठीक है जी, तो अब आप क्या करेंगे जी, कैश की नेचर डेबिट है, अकाउंट रिसीवेबल की नेचर डेबिट है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की नेचर डेबिट है, प्रीपेड रेंट की नेचर डेबिट है, ऑफिस इक्विपमेंट की नेचर डेबिट है, परचेज की नेचर डेबिट है, सप्लाईज एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, सेलिस एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, मिसलिनियस एक्सपेंस की नेचर डेबिट है और सेल रिटर्न एंड अलाउंस की नेचर डेबिट है। आपने इन सबको डेबिट में लिख दिया, जो डेबिट साइड वाली चीज़ें थी। कैश का अमाउंट आपको नहीं पता था। सेल क्रेडिट है, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट है, सर्विस इनकम क्रेडिट है, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट है और कैपिटल क्रेडिट है। इन सबको आपने क्रेडिट में लिख दिया। उसके बाद देख लें जी, मैंने शो किया है टोटल डेबिटेड अमाउंट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिटेड अमाउंट। डेबिटेड अमाउंट विदाउट कैश आपके पास 69,500 आए थे और तमाम क्रेडिट के अमाउंट 84,500 आ गए थे। 84,500 में से 69,500 माइनस करेंगे तो कैश का 15,000 अमाउंट आ गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इनको बहुत, जिन पे मैं ख़ास तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि इन पे फोकस करें, तो उन पे फोकस करिएगा। ये 14 प्राइवेट का क्वेश्चन है, देख लें किस तरीके से मैंने समझाया है। ये स्पेशल जर्नल का 2015 का क्वेश्चन है जी। जो ग्रीन कलर्स हैं वो सारे के सारे सेल जर्नल में आएंगे, जो ब्लू कलर्स हैं वो सारे के सारे सेल रिटर्न जर्नल में आएंगे और जो रेड कलर्स हैं उनको इग्नोर करेंगे। देखें जी, हम स्पेशल जर्नल के सेल्स जर्नल में मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट लिखते हैं, मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। अब यकीनन अहमद से अगर आपने ऑन अकाउंट सेल की थी तो रिटर्न लिखा जाएगा सेल्स रिटर्न जर्नल में। बासित को अगर आपने ऑन अकाउंट मर्चेंडाइज सेल की थी तो बासित का रिटर्न भी लिखा जाएगा सेल रिटर्न में। मुबीन को अगर आपने सोल्ड मर्चेंडाइज की थी ऑन अकाउंट तो मुबीन का रिटर्न भी लिखा जाएगा सेल रिटर्न जर्नल में। अब आप चेक कर लें लिखने का तरीका, सेल्स जर्नल, इन सबको टोटल करेंगे, अमाउंट यहाँ लिख देंगे, मंथ की लास्ट डेट एंड में लिख देंगे 30, एंट्री क्या बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। ये सेल रिटर्न का जर्नल है जी। मंथ की लास्ट डेट लिख देंगे 30, तीनों अमाउंट को प्लस करके यहाँ लिख देंगे और एंट्री बन जाएगी सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। मर्चेंडाइज के अलावा कुछ भी हम बेचेंगे नहीं लिखेंगे, कैश होता तो भी नहीं लिखते, मर्चेंडाइज ऑन कैश है नहीं लिखेंगे, तो ये दोनों चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी। अब आपसे सब्सिडी लेजर सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल का मांगा है, लियाकत का मतलब अहमद का। अब अहमद का नाम आप देखें, अप्रैल 1 में हमने सेल की थी तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, डेबिट में लिखा और यही बैलेंस आ गया। 8 की डेट को अहमद ने रिटर्न किया था तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, हमने क्रेडिट किया तो 4,000 में से 100 माइनस हुआ 3,900 आ गया। 23rd डेट को अहमद को फिर सेल किए 6,000 प्लस 3,900 9,900 अमाउंट आ गया। और आप चेक कर लें अहमद का नाम अप्रैल 1 में मौजूद है, अप्रैल 8 में मौजूद है और अप्रैल 23 में मौजूद है। अगर किसी और का बोलते तो इसी पैटर्न से आप बनाएंगे। ये कहलाता है सब्सिडरी लेजर। कॉलम को बहुत अच्छे से याद कर लिएगा जी। ये 2014 रेगुलर का क्वेश्चन है, क्योंकि 2022 में सेल आया था इस दफ़ा, इसलिए इस दफ़ा परचेज इंपॉर्टेंट है। तो परचेज गुड्स फॉर रीसेल, गुड्स फॉर रीसेल का मतलब मर्चेंडाइज ही होता है ना, तो आप इसको ऑन अकाउंट है लिखेंगे, मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट लिखेंगे, मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट लिखेंगे, मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट भी लिखेंगे। ये चारों चीज़ें परचेज जर्नल में आ जाएंगी। मर्चेंडाइज ऑन कैश नहीं लिखेंगे,
परचेज फर्नीचर अदर देन मर्चेंडाइज कोई भी चीज़ नहीं लिखते, तो ये 2 एंट्रियाँ नहीं आएंगी। परचेज जर्नल बन गया। मार्च की बात है तो मार्च की लास्ट डेट 31 होती है, एंट्री बन जाएगी परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, और इन सब के अमाउंट को टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे। सवाल में गौर से रखें, उसने कहा था कि अबव ट्रांजैक्शन इन दी एप्रोप्रिएट जर्नल, यानी कि जो से परचेज जर्नल में नहीं जाएगा वो जनरल जर्नल में जाएगा। तो परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश की एंट्री बन जाएगी परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, परचेज फर्नीचर एंड पेइंग कैश ऑफिस फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। अगर सब्सिडी लेजर बनाएं आसिम सन्स का, देखें 2 डेट में आसिम एंड सन्स का जिक्र है, 7 की डेट में परचेज किया है, तो अकाउंट्स पेबल का हम बना रहे, तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होता है, परचेज की एंट्री में अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होता है, तो 9000 आ गया और बैलेंस में भी 9000। 26 को परचेज की हमने, फर्दर 6000, 9000 प्लस 6000 15000। इस्माइल की सिर्फ एक ही डेट है 13000, बैलेंस में भी 13000, और 70 की भी सिर्फ एक ही डेट है, परचेज 4000 क्रेडिट में और बैलेंस में भी 4000। कॉलम को बहुत अच्छे से याद कर लें। अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बैंक रिकंसिलेशन। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर वो आपको इस तरह की वर्डिंग करके दे दे कि कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ एबीसी रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन जनवरी 30 बैंक स्टेटमेंट शो ओवरड्राफ्ट। अगर ओवरड्राफ्ट आ जाए बैंक स्टेटमेंट शो ओवरड्राफ्ट, तो पासबुक में माइनस में बैलेंस लिखेंगे। कैश बुक हैड अ बैलेंस, कुछ नहीं बोला, तो सी प्लस का मतलब है कैश बुक में प्लस में लिखेंगे। अगर वो बोलते हैं पासबुक डेबिट बैलेंस, तो पासबुक का बैलेंस पी माइनस का मतलब है पासबुक में माइनस होगा, और कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोलते हैं तो इसका मतलब है कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव होगा। अब ये ध्यान में रख लें, अगर कंपनी पे करे लेस और रिकॉर्ड करे ओवर, तो डिफरेंस अमाउंट प्लस होगा। जैसे एक क्वेश्चन है जी, उसके अंदर है अ चेक 4050 इशूड टू सप्लायर was wrongly recorded in कैश बुक as 40,500, तो आप कैश बुक में इतना अमाउंट डिफरेंस का अमाउंट प्लस करेंगे। ये सारे दिए हुए जी, इनको सुकून से पढ़ लिएगा। आई होप कि इंशाल्लाह इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पासबुक की चीज़ें जी, अनक्लियर चेक बोले, डिपॉजिट नॉट शोन बोले, डिपॉजिट इन ट्रांजिट बोले, डिपॉजिट टू लेट टू अपीयर बोले, ये सब पासबुक में प्लस होंगे। बैंक एरोनियसली चार्ज अमाउंट टू कंपनी अकाउंट, ये भी पासबुक में प्लस होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, उसकी वर्डिंग है अ डेबिट मेमो 500 accompanying द बैंक स्टेटमेंट फॉर लॉकर रेंट, द बैंक हैड एरोनियसली चार्ज दिस अकाउंट टू एबीसी इंस्टेड ऑफ बीएसी कंपनी, यानी कि हमारी कंपनी से चार्ज कर दिया किसी और कंपनी के बजाय, तो ये बैंक की मिस्टेक है, तो बैंक पासबुक में प्लस करेगा। अनप्रेजेंटेड चेक हो, आउटस्टैंडिंग चेक हो, अनपेड चेक हो, ये सब चीज़ें पासबुक से माइनस होंगी। कैश बुक पे आ जाएं, डिसओनर चेक कैश बुक से माइनस, एनएसएफ नॉट सफिशिएंट फॉर फंड कैश बुक से माइनस, अनपेड कस्टमर चेक कैश बुक से माइनस, पेमेंट एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड बाय कंपनी कैश बुक से माइनस, चार्जेस बैंक चार्जेस लॉकर चार्जेस कैश बुक से माइनस, टैक्स डेबिटेड कैश बुक से माइनस, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक कैश बुक से माइनस, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर या डायरेक्ट रेमिटेंसेस कैश बुक में प्लस, डिविडेंड कलेक्शन या प्रॉफिट कैश बुक में प्लस, प्रॉफिट क्रेडिट कैश बुक में प्लस, इंटरेस्ट क्रेडिट मार्कअप क्रेडिट कैश बुक में प्लस, कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल कैश बुक में प्लस, क्रेडिट मेमो कैश बुक में प्लस। ये 2021 का क्वेश्चन है जी। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दोनों आपने लिख दिए। चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर, अनक्लियर चेक ऐड होता है पासबुक में। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक माइनस होता है पासबुक में। बैंक चार्जेस माइनस होते हैं कैश बुक में। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर ऐड होता है कैश बुक में। रैंड क्रेडिट ऐड होता है कैश बुक में।
इन सबको प्लस माइनस करेंगे दोनों साइडों को तो इक्वल अमाउंट आना चाहिए, जिसका मतलब आपका बैंक रिकन्सिलेशन सही है। और प्रेजेंटेशन और कॉलम को अच्छे से याद कर लें। अगर एंट्री बोलें कि आप एंट्री बनाएं तो देखें एंट्री आप वैसे ही बनाएंगे जैसे जनरल की बनाते हैं। इसका रूल ये है कि जो अमाउंट माइनस होंगे उनका टाइटल ऑफ अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब आप कैश बुक में देख लें एक ही चीज़ माइनस हो रही है, बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। जो चीज़ें प्लस हो रही हैं, अच्छा याद रखिएगा एंट्री में डायरेक्ट डिपॉजिट हो, कस्टमर डायरेक्ट रेमिटेंसेस हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट डिपॉजिट 1, कस्टमर डायरेक्ट रेमिटेंसेस 2, NSF 3, डिसोनर 4, इन चारों की जगह एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल का बटाएगा। अच्छा, और जो चीज़ें प्लस होती हैं उसकी एंट्री बनती है बैंक डेबिट और वो नाम क्रेडिट हो जाते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट की जगह अकाउंट रिसीवेबल आएगा और रेंट क्रेडिट यानी कि रेंट इनकम। बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल और रेंट इनकम क्रेडिट। ये कैश बुक है जी 2022 की। आपने कॉलम बनाए, कॉलम को अच्छे से बैठ के याद कर लें। मिस वारिया इन्वेस्टेड कैश, सिर्फ रिसीव साइड में कैपिटल लिख के कैश कॉलम में लिख देंगे। ओपन बैंक अकाउंट, रिसीव साइड का बैंक, इशूड साइड का कैश। परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट को इग्नोर करेंगे क्योंकि कैश बुक में सिर्फ कैश की चीज़ें आती हैं। तो परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश क्रेडिट साइड पे लिख दिया आपने, इशूड साइड पे। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 4000 एंड 3000 वर डिपॉजिट इनटू बैंक। इसका मतलब है रिसीव साइड में लिखेंगे बैंक में 3000 और 4000 में से 3000 अगर बैंक में चले गए तो 1000 कैश बच गया। कैश 1000, 3000 बैंक। रिसीव चेक, याद रखिएगा रिसीव चेक को आप कैश लिखते हैं, आपने लिख दिया रिसीव को कैश लिखते हैं, और एडवांस रेंट को अनअर्न्ड रेंट कहते हैं। विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस यूज़, जब बिजनेस यूज़ के लिए कैश फ्रॉम बैंक होगा तो रिसीव साइड का कैश और इशूड साइड का बैंक। चेक कर लें, रिसीव साइड का कैश और इशूड साइड का बैंक। पेड सेल लीज बाय चेक, इशूड साइड का बैंक। इशूड में चेक को डायरेक्ट बैंक में लिखते हैं। कैश वॉज फाउंड ओवर, अगर कैश वॉज फाउंड ओवर है तो आप रिसीव साइड में लिख देंगे, और अगर शॉर्ट होता तो आप फिर उसको इशूड साइड पे लिख देते। आप तमाम कैश के अमाउंट को टोटल करें, रिसीव साइड के और इशूड साइड के टोटल को प्लस करें, तब आप देख लें रिसीव साइड पे इतना आ रहा है, इशूड साइड पे इतना आ रहा है, तो डिफरेंस लोअर यहीं पर आ रहा है, यहाँ लिख दें आप बैलेंस शीट ही। ठीक है, अब आप रिसीव साइड का बैंक देखें 13,000 और इशूड साइड का बैंक देखें 24,000। अब 11,000 आपका रिसीव साइड में कम आ रहा है तो आप यहाँ लिख देंगे, और फिर अपोजिट साइड पे इनके बैलेंस को लिख देंगे। ठीक है, आप बहुत अच्छे से देख लें ताकि आपको एंडिंग बैलेंस में कोई कंफ्यूजन ना हो। ये 2019 है जी, देख लें जी इसकी 2019 के आप क्वेश्चन के आंसर्स को, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ये 2018 है, इसको भी देख लें आप, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये पुरानी एंट्रीज हैं ज़्यादातर। ये 2017 है जी, परचेज मर्चेंडाइज 10,000 एंड पेड 30,000 बाय कैश एंड बैलेंस बाय चेक। तो 10,000 का 30% जो है वो 3,000 आता है, तो 3,000 कैश हो जाएगा और 10,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 7,000 का बैंक आ जाएगा। चेक कर लें जी। 55,000 का 1/4 आपने सेम डे में बैंक में जमा करा दिया, तो 55,000 का 1/4 जो होता है वो 13,750 होता है, ये बैंक में आ गया। और 55,000 में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो 41,250 कैश में आ गया। रिमेनिंग एंट्री बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है।
ये 13 रेगुलर है जी। ये 2 बैंक की बात थी, इसकी बात कर लें तो जब 2 बैंक की बात होगी तो इस तरह से कॉलम बनेंगे जी। और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 14 प्राइवेट है, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक सेम डे, तो इसका मतलब है जो 24,500 होगा वो डायरेक्ट आप बैंक में लिखेंगे और 25,000 को सेटलमेंट किया है तो डिस्काउंट में 500 लिखेंगे। ये देख लें जी, जो चेक आपने यूनुस से लिया था वो डिसऑनर हो गया, तो जो यूनुस का चेक था 24,500 वो आप इशूड साइड पे लिख देंगे और 500 जो आपने पहले बैलेंस लिखा था उसको आप डिस्काउंट लिखा था उसको आप माइनस कर देंगे। सिर्फ इस पेपर में ये एंट्री नहीं है, बकिया सब पुरानी है। किस तरह से लिखना है आप इसको चेक कर लें। ये 13 रेगुलर है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बैलेंस है तो आप इशूड साइड पे लिखेंगे इस तरीके से, और कोई ख़ास बात नहीं है इस क्वेश्चन में। ये 14 प्राइवेट है जी। ऑन अकाउंट इग्नोर, ऑन क्रेडिट इग्नोर। अच्छा जी, इशूड कर रहे हैं, मिस्टर अदील इशू अ चेक इन फेवर ऑफ बाहो इंटरप्राइजेस। अब ये जहन में रखिएगा, बाहो इंटरप्राइजेस हम हैं, इशूड चेक का मतलब ये नहीं है कि हम चेक दे रहे हैं। मिस्टर अदील कोई शख्स है जो हमें, हमारी कंपनी बाहू इंटरप्राइजेस को चेक इशू कर रहा है, तो इसका मतलब है बाहू इंटरप्राइजेस जो हमारी कंपनी है वो चेक रिसीव करेगी। तो ये इशूड नहीं है, ये रिसीव है। ठीक है जी, ये रिसीव है तो कैश में लिखेंगे। और नेक्स्ट एंट्री से भी बात क्लियर हो गई कि अदील का चेक आप बैंक में जमा कराने तो आपने रिसीव ही किया होगा, रिसीव साइड का बैंक आ जाएगा नेक्स्ट एंट्री में और इशूड साइड का कैश हो जाएगा। ये आपके पास 16 की पैटी कैश बुक है जी। ये इसका क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। देख लें किस तरह से लिखा है, कौन सी चीज़ कहाँ गई है। इन सब का टोटल करेंगे 1210 आ जाएगा। इनिशियल बैलेंस 5000 तो था, तो 5000 में से 1210 अगर माइनस कर देंगे तो बैलेंस 3790 बचेगा। यही था, ये बैलेंस आपका नेक्स्ट टाइम का ओपनिंग हो गया और जितना खर्चा आपने करा है इम्प्रेस सिस्टम में नेक्स्ट टाइम आपको पेटी कैश फंड वही रिटर्न हो जाता है। ये 11 रेगुलर है जी। आपने तमाम अमाउंट प्लस करे, 493 का आपका एक्सपेंस हुआ, 1200 आपका बैलेंस था, 1200 में से 493 आप माइनस करेंगे तो बैलेंस 707 आ जाएगा। यही आपका नेक्स्ट टाइम का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा और जितना आपने खर्चा करा है वो नेक्स्ट टाइम आपका रिटर्न हो जाएगा पेटी कैश फंड। ये 14 रेगुलर है जी। 2 एंट्रियाँ बनानी थी इसमें, ओपनिंग बैलेंस की और जितना आपने खर्चा किया वो रिटर्न करेंगे तो सेम एंट्री बनती है, पेटी कैश फंड डेबिट कैश क्रेडिट। अब हम मूव करेंगे सेक्शन सी की तरफ। तो देख लें जी, सेक्शन सी मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में डाला हुआ है, वहाँ पर आराम से देख लें। ये 2022 का इनकम स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड लेक्चर में मौजूद है, आप इसको आराम से देख लीजिएगा। इन ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकली, फिर इससे आपने क्लोजिंग एंट्री कैसे बनाई, ये सब वहाँ पर मेंशन है। मैं इसलिए इसको दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। अब मैं आपको एडजस्टिंग एंट्री पढ़ा रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हो, अनपेड सैलरीज लिखा हो या एक्रूड सैलरी लिखा हो तो एंट्री बनेगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेबल क्रेडिट 5000 से। चेक कर लें जी। रेंट एक्सपेंस नीचे मेंशन हो या रेंट एक्सपायर और ऊपर प्रीपेड रेंट हो तो एंट्री रेंट एक्सपेंस की क्या बनेगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड रेंट क्रेडिट 15000 से। डेप्रिसिएशन की फिक्स एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ऑफिस सप्लाईज यूज की एंट्री होगी, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। एक्रूड कंसल्टिंग फीस की इनकम एंट्री फिक्स होगी, कंसल्टिंग फीस रिसीवेबल डेबिट कंसल्टिंग फीस क्रेडिट। कंसल्टिंग फीस इनकम भी कह सकते हैं। अगर कमीशन रिसीवेबल होता तो कमीशन रिसीवेबल डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट। ये इसकी बैलेंस शीट बनी हुई है जी।
बैलेंस शीट का भी लेक्चर मौजूद है, आप आराम से देख लीजिएगा। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ। अब आप और से देखें, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आप किससे बनाएंगे जी? आप बनाएंगे बैलेंस शीट से। कैश का अमाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट, ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस, चेक कर लें जी। कैश, प्रीपेड रेंट, ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस, कंसल्टिंग फीस रिसीवेबल, जो अमाउंट आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं यही आपको अमाउंट यहाँ नज़र आएंगे, कोई चेंज नहीं है। एक्सरे मशीन का अमाउंट 640,000 था, आपको नज़र आ गया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो 64,000 था, ये आपको डेबिट में नज़र नहीं आएगा, क्रेडिट में नज़र आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट है। दोनों लायबिलिटीज आपको क्रेडिट में नज़र आ जाएंगी। और कैपिटल के अमाउंट में नेट इनकम के अमाउंट ऐड करके 641,000 आप लिखेंगे, यानी कि कैपिटल के अमाउंट में आप नेट इनकम का अमाउंट ऐड करके लिखेंगे। इस डेबिट के अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट को प्लस करेंगे, दोनों साइडें बैलेंस होंगी। जब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो देखें सारे अमाउंट वही हमने लिए, बस फ़र्क ये है कि जो कैपिटल का अमाउंट था मैं ओरिजिनल लूँगा, जो कैपिटल का अमाउंट था। ये सारे अमाउंट, ये वाले सारे अमाउंट मैंने इनकम स्टेटमेंट से लिए और दोनों साइडें बैलेंस होंगी। ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। ये 17 का क्वेश्चन है जी, वाजिद ब्रदर्स का। सबसे पहले आपने रफली नेट सेल कैलकुलेट करके देख ली, फिर नेट परचेज कैलकुलेट करके देख ली, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करके देख लिया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके देख लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसका भी वीडियो लेक्चर मौजूद है, आप उसको बहुत डिटेल से देख सकते हैं। ये इनकम बनी हुई है, इनकम स्टेटमेंट। तो देखें आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेज को इस तरह से भी शो कर सकते हैं, और फिर ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लिख के एंडिंग लिखें, और फिर ओपनिंग में परचेजेस ऐड करके जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल आया उसमें से 20,000 माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तमाम एक्सपेंसेस माइनस करें, 55,000 में से 57,000 माइनस किया, नेगेटिव आ गया तो ऑपरेटिंग लॉस लिखेंगे। कमीशन इनकम ऐड करेंगे तो पॉजिटिव हो गया तो नेट इनकम लिखेंगे। और इसकी सेकंड प्रेजेंटेशन में मैं आपके साथ शो कर देता हूँ। आप इस तरह से भी लिख सकते थे कि आपने यहाँ पर देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग में डायरेक्ट नेट परचेस ऐड करके एंडिंग माइनस करा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। ठीक है जी, जिसको जो बेहतर लगे या जिसकी जो प्रिपरेशन है वो उसी तरीके से अपने आप को करे। आप टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी करने के बजाय डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। आप चेक कर लें जी, इसकी प्रेजेंटेशन मैंने और आसान कर दी। नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, डायरेक्ट आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस के डाल के तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके ऑपरेटिंग लॉस लिख दिया, टोटल भी नहीं करा आपने, और फिर फाइनल नेट इनकम आ गई। ये क्लोजिंग एंट्री है। इनकम स्टेटमेंट, क्लोजिंग एंट्री और बैलेंस शीट का लेक्चर मौजूद है, तो आप वहीं से देख लीजिएगा जी। ये एडजस्टिंग एंट्री मैं आपको एक दफ़ा दोबारा पढ़ा देता हूँ। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड की एंट्री बनती है। एक्सपेंस, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। सेल लीज एक्सपेंस 36 था, बाद में 40 हो गया तो 4,000 का सेल लीज पेबल आ गया। सेल लीज एक्सपेंस डेबिट, सेल लीज पेबल क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बैड डेट्स की एंट्री, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अगर एडजस्टमेंट में कमीशन इनकम दिया हो और ऊपर आपके पास ट्रायल बैलेंस में अनंट दिया हो तो एंट्री बनेगी कमीशन इनकम डेबिट, अनंट कमीशन क्रेडिट। हाफ रेंट एक्सपायर हो गया, रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। ये तमाम एंट्रीज़ यहाँ पे बनी हुई हैं। इसमें सिर्फ ये वाली एंट्री का अमाउंट डिस्कस करने में मसला है, तो आप एंड टाइम पे अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको इग्नोर कर दें। रिमेनिंग कोई एंट्री आपके लिए मुश्किल नहीं है, फिक्स एंट्रीज़ हैं आपके लिए। ये इसकी बैलेंस शीट बनी हुई है जी, आप चेक कर सकते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का टी अकाउंट बनाए तो ऐसे बनाएंगे जी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
इनकम समरी का टी अकाउंट बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे जी। इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद ये सारे नाम डेबिट में आएंगे, ये सारे नाम क्रेडिट में आ जाएंगे। डेबिट का में 10,000 का डिफरेंस था तो डिफरेंस को कैपिटल लिखेंगे और यही नेट इनकम का अमाउंट होगा। अगर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस अब बनाएंगे तो सारे अमाउंट हम बैलेंस शीट से लिखेंगे। सिर्फ फ़र्क ये करना है जी, मैंने नीचे लिख दिया है कि कैपिटल का जो अमाउंट हम लिखेंगे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में वो कौन सा अमाउंट होगा। कैपिटल ट्रायल बैलेंस में से ड्राइंग का अमाउंट माइनस करेंगे और नेट इनकम होगा तो प्लस और नेट लॉस होगा तो माइनस करेंगे। अब आप चेक कर लीजिएगा जी, आपके पास सवाल में कैपिटल का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में 71 था, इसमें ड्राइंग 5000 माइनस की 66 हो गया और नेट इनकम जो सवाल में आई थी इनकम स्टेटमेंट 10,000 को प्लस किया तो 76 हो गया अमाउंट। अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बोलेंगे तो तमाम आप देख लें, ये सारे अमाउंट आपने बैलेंस शीट से लिए, कैपिटल का अमाउंट भी आएगा और ड्राइंग का अमाउंट भी आएगा। ये सारे अमाउंट आपने बैलेंस इनकम स्टेटमेंट से लिए। सिर्फ इसमें आपने क्या इग्नोर करना है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड नहीं लिखना, ठीक है, और नेट इनकम भी नहीं लिखना इनकम स्टेटमेंट से, और ये सारा और बैलेंस शीट से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड नहीं लिखना। सिर्फ इसमें ये ध्यान में रखिएगा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड नहीं आता, ना बैलेंस शीट के एक्सपेक्ट से ना इनकम स्टेटमेंट से, और इनकम स्टेटमेंट से आप नेट इनकम भी नहीं लिखते। दोनों साइडें प्लस कर लेंगे, बैलेंस आ जाएगा, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगी। अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ जाए कि नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नेट इनकम को में कुछ गिवन कर दें और कुछ आपके पास क्वेश्चन मार्क कर दें तो परेशान नहीं होइएगा। देखिए, नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, आपने फार्मूला लिखा। अब आप देखें, सेल पता थी, आपने नेट सेल लिख दी। ग्रॉस प्रॉफिट पता था, आपने ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया। 20,000 यहाँ प्लस था, यहाँ के माइनस हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ माइनस था, वहाँ जाके प्लस हो गया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80,000 आ गया। बहुत सिंपल है। अगर आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं पता, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट इनकम पता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेट इनकम का फार्मूला लिखें आपने नेट इनकम का फार्मूला लिखा। ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 पता था, आपने लिख दिया। नेट इनकम 5,000 पता थी, आपने लिख दी। यहाँ प्लस था, यहाँ जाके माइनस हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ माइनस था, यहाँ जाके प्लस हो गया। तो इस तरह से भी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो ये मुश्किल थोड़ी है, बहुत सिंपल है आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तैयारी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। तो इस क्वेश्चन को आप देख लें, अगर कल इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। ये करेक्शन ऑफ एरर की कुछ एंट्रीज़ हैं जी, जैसे 2017 की एंट्री है, एक्सपेंस ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी 5,000 आर इंटर इन मशीनरी अकाउंट। तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये रॉन्गली रिकॉर्डेड है, एक्चुअल एंट्री ये रिकॉर्डेड होनी थी। करेक्टिंग एंट्री इसकी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, और बनेगी ये एंट्री जनरल के फॉर्मेट में। तो ये तमाम एंट्रीज़ देख लें जी किस तरह से बनाया। तो समझाने के लिए मैंने आपको जो रिकॉर्डेड एंट्री है, जो एक्चुअल एंट्री बनी थी वो बनाना सिखाई है, और करेक्टिंग एंट्री जो एक्चुअल आपने बनानी है वो ये एंट्रीज़ हैं। इनको पढ़ सकते हैं आप। अगर आपने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में रखा है तो आप फिर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इस एंट्रीज़ को देखें, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपने इसकी पहले प्रैक्टिस नहीं की तो एंड टाइम पे इस पे वर्क करने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। कुछ एंट्रीज इसकी ऐसी हैं, जैसे आप याद कर लें कि डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज हुआ तो डेप्रिसिएशन की रिवर्स एंट्री बनती है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। अब हम MCQs की तरफ मूव करेंगे। जैसे अगर आपके साथ आ जाए, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट इक्वेशन इज करेक्ट, तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर कैपिटल लायबिलिटी। This one of the following is correct, asset is equal to liability plus capital, capital plus liability minus asset 0,
एसेट आर इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे लायबिलिटीज़ देते हैं विच इज़ 1/3 ऑफ टोटल एसेट, ये ध्यान में रखिएगा, लायबिलिटी 1/3 टोटल एसेट के, तो आपने इसको ऐसे लिख लिया, लायबिलिटी इज इक्वल टू 1/3 टोटल एसेट। अब लायबिलिटी 60,000 था, आपने 60,000 रखा, 3 यहाँ पे डिवाइड था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 180,000 आ गया आपके पास लायबिलिटीज़। फिर नेक्स्ट पे वो कहता है कि प्रोप्राइटरशिप का 3/4 ऑफ टोटल एसेट इतना है, 3/5 ऑफ टोटल एसेट, 3/5 ऑफ टोटल एसेट आपके पास आ गया प्रोप्राइटरशिप यानी कि ओनर्स इक्विटी। तो आपने 3/5 लिया, 300,000 का 180 आ गया, 180,000 को 300 से माइनस करेंगे तो आपके पास लायबिलिटी का अमाउंट आ गया कितना जी, 120,000। नेक्स्ट देख लें जी, कहता है एसेट जो है वो 50,000 है और लायबिलिटी 20% ऑफ एसेट है। लायबिलिटी 20% ऑफ टोटल एसेट है, 20% मतलब 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 50,000, 10,000 आ गया। एसेट बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट 10,000 लायबिलिटी 50 माइनस करेंगे तो कैपिटल 40,000 आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। टोटल एसेट 150 विच इज़ 1/3 ऑफ टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल एसेट, लायबिलिटी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल एसेट। अब टोटल एसेट 150,000 है, 1/3 का 150,000 50,000 आ गया, तो 150 में से 50,000 माइनस करेंगे तो कैपिटल का अमाउंट आपके पास 100,000 आ गया। अ सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज अकाउंटिंग साइकिल। ऑल एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट एक्सेप्ट बिल्डिंग व्हीकल इक्विपमेंट, ये सारे आपके पास फिक्स एसेट है, सप्लाईज करंट एसेट है। नेक्स्ट देख लें, रेंट रिसीवेबल एसेट है, अकाउंट्स पेबल एंड इनकम टैक्स पेबल जो है वो करंट लायबिलिटी है, प्रीम पेमेंट जो है वो एसेट या एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होगा। द क्लेम ऑफ क्रेडिटर अगेंस्ट एसेट ऑफ बिजनेस, द फॉलोइंग एज स्टेटमेंट इज करेक्ट, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, दिस अकाउंट इज यूजुअली हैज़ अ डेबिट बैलेंस, अनअर्न्ड लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रेवेन्यू है, क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज जो है उसका बैलेंस डेबिट होगा। सेलिस एक्सपेंस नॉट येट पेड, एक्रूड सेडली कहेंगे हम इसे, जो कि लायबिलिटी होगा। क्रेडिटर आर ऑल्सो टर्म एज अकाउंट्स पेबल, सेल इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय सेल ऑफ मर्चेंडाइज, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रा अकाउंट, परचेज रिटर्न ड्राइंग सेल रिटर्न कॉन्ट्रा अकाउंट है, फर्नीचर कॉन्ट्रा अकाउंट नहीं है। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर लायबिलिटी होता है। नेक्स्ट देख लें, ओनर्स क्लेम टू एसेट ओनर्स इक्विटी, a business that purchase and goods and sale goods, a business that purchase and sale goods is called trading, this account normally have a credit balance except bank loan liability credit balance, sales revenue credit balance, accounts payable liability credit balance, sales return contra revenue है इसलिए इसका बैलेंस डेबिट होगा। दिस इज नॉन करंट एसेट, इन्वेंट्री करंट एसेट है, ऑफिस सप्लाईज करंट एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, इक्विपमेंट फिक्स एसेट है। अमाउंट पेड फॉर सर्विस ऑफ ओनर्स कार, ओनर्स कार ड्राइंग, अनअर्न्ड रेंट लायबिलिटी, एक्रूड इनकम एसेट, राइट ऑफ आउटसाइडर ऑन एसेट ऑफ अ बिजनेस लायबिलिटी, मर्चेंडाइज विड्रॉ बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग, एंडिंग स्टॉक एसेट। अब ये डिफरेंट 5 ईयर के अंदर MCQs आ हुआ है। एंड एन एंट्री विद मोर देन 1 डेबिट और क्रेडिट, if one entry has more than 1 debit or credit, an entry which has more than 1 debit or credit, compound entry, this account will be credited for recording advance collection of rent, unearned rent. A chronological record of all events in business journals are also called book of primary entry. This account will be credited if Mr. A started with cash debit, capital credit, तो क्रेडिट में कैपिटल आ जाएगा। The process of recording transaction in generalizing, commission received but not yet earned, liability होगा। Allowance for bad debts contra asset है, nature of allowance for depreciation contra asset है। The following does not affect the owner's equity, purchase of fixed asset, क्योंकि प्रॉफिट भी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी और ड्राइंग भी, ये तीनों चीज़ें ओनर सिक्योरिटी का पार्ट होती हैं।
डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। अनसोल्ड गुड्स एट एंड आर कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। The process of transferring debit and credit from general posting. A ledger consists of a group of account. A ledger may we use pencil for footing. Posting means transferring an entry from general to ledger account. The term balancing means calculate and write account balance. The purpose of trial balance, arithmetic accuracy. It determines the arithmetic accuracy of double entry trial balance. This is not a book of ओरिजिनल एंट्री। सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल और कैश बुक ये ओरिजिनल एंट्री है, ट्रायल बैलेंस ओरिजिनल एंट्री नहीं है। इन ट्रायल बैलेंस सेलियस एक्सपेंस देखें 90,000 था, एडजस्टमेंट में एक्रूड सेल लिए प्लस हो जाएगा तो 90,000 में 15,000 ऐड करेंगे तो 105,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा। बैंक रिकन्सिलिएशन के एमसीक्यूज देख लें। A schedule that explains different between balancing shown in bank statement, balance shown in depositor accounting record. Bank reconciliation. The basic purpose of preparing bank reconciliation statement is to correct and update cash book record. बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अनपेड चेक जो होगा वो डिडक्टेड होगा बैंक स्टेटमेंट से। बैंक स्टेटमेंट डज नॉट शो deposit in transit. Overdraft in the bank statement is shown as debit. Outstanding चेक को अनप्रेजेंटेड चेक भी कह सकते हैं। ये कैश बुक और पेटी कैश के कुछ एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एन अकाउंटिंग बुक यूज फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस, पेटी कैश बुक। अंडर द इम्प्रेस सिस्टम, पेटी कैश फंड इज पीरियोडिकली रिप्लेनिश्ड. All receipt and payments are recorded in all cash receipt and payment are recorded in cash book. A cash book may be called 3-column cash book due to 3 column discount, cash or bank. Contra entry is recorded in cash book. Contra entry appears on this side of cash book, both side. The most suitable book for recording purchase of merchandise on cash book. This is recorded in purchase journal. Purchase merchandise on account. Merchandise sold on credit if recorded in sales journal. The special journal as well as a part of ledger sales journal. Credit note sales journal में यूज़ होगा. A note issued to customer, credit note. Invoice means list of cash and credit sale. Drawing account is close to capital account. ओनर्स पर्सनल एक्सपेंस विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, ओनर्स इक्विटी में क्लोज होगा. एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर द अकाउंट आर क्लोजिंग एंट्री आर मेड टू क्लोज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट. दिस अकाउंट नोट शोन इन पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ड्राइंग अस इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. द एरर इन द कैश अकाउंट विल अफेक्ट बैलेंस शीट. दिस अकाउंट is irrelevant for cost of goods sold, sales, return and allowance. Beginning inventory plus purchases minus ending inventory, cost of goods sold. Cost of goods sold is a part of income statement. The term cost of goods sold means sales minus gross profit. Gross profit is equal to sale minus cost of goods sold. If net sale and cost of goods sold are equal, gross profit is equal to 0. Gross profit 80,000 which is 20% sale. Gross profit 20% sale. 20% means 20 divided by 100. ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 था तो 80,000 के पास 100 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 जाके डिवाइड हो जाएगा तो 400,000 आपके पास सेल्स का अमाउंट आ गया. एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू नेट लॉस. The statement which is present revenue and expense of an entity is called income statement. In case of loss, revenue is always less than cost. नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट होता है क्योंकि फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू नेट इनकम. तो अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस था ग्रॉस प्रॉफिट के साथ तो नेट इनकम के पास जाके प्लस हो जाएगा. रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस इज 60,000 वाइल नेट लॉस 15,000. तो आपको पता है फार्मूला होता है नेट लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू.
रेवेन्यू -60,000, लेफ्ट साइड के पास 15,000 के पास जाके प्लस हो जाएगा, 75,000 का एक्सपेंस आ गया। एंडिंग इन्वेंट्री इन बैलेंस शीट शोन एज एसेट, दिस इज शोन एज अ नॉन करंट एसेट। मशीनरी, क्योंकि कैश, अकाउंट रिसीवेबल और प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट हैं। दिस शोन इन दी फाइनेंशियल पोजीशन, दिस shows the financial position of the business balance sheet. The item shown in both income statement and balance sheet is merchandise inventory and this is not shown in balance sheet rent expense, क्योंकि ये income statement का पार्ट होता है। Accrued income appears in balance sheet as an asset। यहाँ पर हमने आपके साथ बेसिक MCQs डिस्कस कर लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। बेस्ट ऑफ लक।